हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सिंह। और आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि हमें मालूम है कि जीएस पेपर फर्स्ट, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे एमपीपीएससी का हो, उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हिस्ट्री में कोई टॉपिक है या कोई पार्ट है हिस्ट्री का तो वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में या हिस्ट्री के किसी भी, चाहे एंशिएंट हो या मिडाइवल हो, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फैक्ट्स याद नहीं होते हैं या कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसे सेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को मीन्स के प्रोस्पेक्टिव से 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको बहुत ही अच्छा अप्रोच बताऊँगा। और बात मानो आप मेरी कि उस अप्रोच से आप इतनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल आसान लगने लगेगा। आसान इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें मैंने जो 3 फेज डिवाइड किए हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो क्राउन का रूल इंडिया में था उसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको कहीं ना कहीं से डिफ़ाइन कर रहा है। तो कैसे वो डिफ़ाइन करता है उसको मैं आपको शो करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ फेजेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के फेज को मैंने, जैसा कि आपको बताया, मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला फेज क्या है? तो पहला फेज है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म फेज जो 1757 टू 1813 है, 1757 से 1813। हमें मालूम है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ गई थी? 1608 में। लेकिन 1608 से वह इंडिया से केवल ट्रेड कर रही थी। लेकिन 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो अभी शुरुआत है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश गुड्स की डिमांड होने लगी कि भाई ब्रिटिश गुड्स की मतलब मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो उस समय 2 पावर हाउस थे इंग्लैंड के। पहला पावर हाउस कौन था? अमेरिका। और सेकेंड पावर हाउस कौन था? इंडिया। तो अमेरिका तो खैर 1776 में इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता है। तो एक लंबे समय तक कहीं ना कहीं सिंगल ब्रिटेन के लिए एक पावर हाउस का काम करता है इंडिया। तो ब्रिटेन क्या करता है, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन मिलकर क्या करते हैं कि समय समय पे अपने हिसाब से इंडिया की पॉलिसी को चेंज करते हैं। और उसी चेंज पॉलिसी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन मर्केंटलिज्म फेज, the second one industrial phase, and the third one financial phase. मर्केंटलिज्म फेज 1757 टू 1813 है, इंडस्ट्रियल फेज 1813 टू 1856 है, और फिनेंशियल फेज 1858 एंड आफ्टर टिल इंडिपेंडेंस 1947। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मर्केंटलिज्म आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रेवेन्यू सो दैट सब्सटेंशियल अमाउंट कुड बी इन्वेस्टेड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका मतलब क्या है? ये हमें ये बताना चाह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहा। क्यों? क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद में ब्रिटिश गुड्स बनने लगे और ब्रिटिश गुड्स को सप्लाई करना है। तो सप्लाई करने के लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल को कैसे ला सकते हैं? इंडिया से। अब इंडिया में उनके पैर जमने लगे 1757 से। 1757 बैटल ऑफ पलासी के बाद से बंगाल में इनके पैर जमे। इन्होंने बंगाल में रेवेन्यू जनरेट किया, टैक्स रेवेन्यू। और वो टैक्स रेवेन्यू जो इन्होंने बंगाल में जनरेट किया, उस रेवेन्यू से इन्होंने अपने खूब इनकम जनरेट की। लेकिन जब 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा गया था विद द सिंगल मोटिव टू कॉलोनाइज इंडिया, टू एक्सप्लॉइट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट करना इंडिया में। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, वो भी स्टार्ट की गई। इन दोनों से हमें बस एक ही चीज़ दिखता है, मैक्सिमाइज द रेट ऑफ रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि जितना पैसा हम इंडिया से कमाएंगे उस पैसे से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, और रॉ मटेरियल के रूप में वो पैसा इंडियन पैसा ही है, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में हम वो पैसा कहाँ ले जाएंगे? इंग्लैंड। तो इसे हम कहते हैं मर्केंटलिज्म फेज। इस मर्केंटलिज्म फेज में क्या क्या है ये डिटेल में हम आगे सीरीज में देखेंगे। द सेकेंड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इंडस्ट्रियल फेज 1813। आपको मालूम होगा कि 1813 और 1833 के चार्टर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की
पहले ट्रेड मोनोपोली स्टॉप की गई या हम देखेंगे एबॉलिश की गई। तो ट्रेड मोनोपोली उसको हम स्टॉप ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों पे उसको रखा गया था, कुछ समय के लिए बंद किया गया, लेकिन फिर स्टार्ट कर दिया गया, जैसे टी एंड शुगर। देन आफ्टर 1833 whole of the trade monopoly of East India Company has been abolished and now British East India Company having only permission to trade of opium, अफीम का ट्रेड ये करते थे चीन के साथ में। तो ये हमारा सेकेंड फेज है इंडस्ट्रियल फेज। ऐसा क्यों? 1813 वॉज द ईयर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था मतलब बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था, और इतने सारे गुड्स को जो प्रोड्यूस किया जा रहा था इनको कहीं ना कहीं तो सेल करना चाहिए। तो इन्होंने इंडिया की पॉलिसी देखिए कैसे चेंज कर दी, टू कन्वर्ट इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया को कन्वर्ट करना है कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हमसे खरीदे और रॉ मटेरियल हमें क्या करे, सप्लाई करे। तो ये हमारा सेकेंड फेज है इंडस्ट्रियल फेज। और द थर्ड वन फेज फिनेंशियल फेज। फिनेंशियल फेज आफ्टर 1858, 1858 टिल 1947। तो 1858 क्या है? 1858 आपको मालूम होगा कि बहुत ही बड़ा लैंडमार्क पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन इस्टेब्लिश हुआ था। 1857 के रिवोल्ट के बाद में कंपनी को यहाँ से हटा दिया गया था और इंडिया की पूरी पावर किसके हैंड में आ गई थी? ब्रिटिश क्राउन। तो जब ब्रिटिश क्राउन आता है तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हिसाब से पॉलिसी चेंज की, उसी पॉलिसी को हम कहते हैं फिनेंशियल फेज। तो पहला फेज क्या है? टू ओपन इंडिया फॉर ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट। द सेकेंड वन टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। कहने का मतलब कि ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया को ओपन करो। आप जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मर्केंटलिज्म फेज में, इंडस्ट्रियल फेज में इन्होंने इंडिया से खूब कमाया और फिनेंशियल फेज में उसी पैसे को लाकर इंडिया में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट के बाद फिर कमाया। सेम लाइक रेलवे, 1853 द रेलवे हैज बीन स्टार्टेड। एंड सेकेंड वन टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई ऐसा रिवोल्ट हो जो 1857 में हुआ था। उसके लिए भी इन्होंने कहीं ना कहीं फिनेंशियल फेज को भारत में लागू किया था। वो बस दिखाने के लिए था। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत इनकम इंडिया से की और इस इनकम को यहाँ से इंडिया से वापस ब्रिटेन ले गए, जिसे दादा भाई नौरोजी ने बताया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मर्केंटलिज्म, इंडस्ट्रियल और फिनेंशियल तीनों फेज में हुई थी। इसको बहुत अच्छे से समझाया दादा भाई नौरोजी ने, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये रहे हमारे 3 फेजेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों फेजेस को हम स्टार्ट करेंगे अगले सीरीज़ में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मर्केंटलिज्म फेज, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल की, और फिर हम बात करेंगे फिनेंशियल की। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिससे अब मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच।